अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरा आपका सबका डार्लिंग। मेहरबानी बाबियो, ज़रा ये तो बताएं कि आपके पास कोई फक्की है? फक्की क्या मतलब? कौन सी फक्की? हाँ जी फक्की, वो हाजमे वाला चूरन। असल में ना डार साहब, कल से डार साहब मैदा कोई काम नहीं कर रहा, कोई चीज़ हजम ही नहीं होती। अल्लाह खैर करे। खैरियत तो है? क्या खाया था कल? कुछ नहीं बाबियो, वो हमारे पास छप्पड़ होटल है ना, वहाँ से मैंने नान और चने खाए। उसके बाद फिर एक शवारमा छोटा सा था, मेरा मतलब है, तो फिर रात को 2 बर्गर खाए बस। माशाल्लाह, खाया तो कुछ भी नहीं, यानी समझ से बाहर है बात। तेरा मैदा कैसे ख़राब हो गया? यार मेरा ख्याल है डार साहब आप मुझे तनज़ कर रहे हैं। तो और क्या तारीफ़ करूं? तुझे पता नहीं है कि बाज़ार के खाने जो होते हैं कितने मुज़िर होते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ खाना नहीं पकता घर में? डार साहब हमारे घर में बनता तो है खाना, 2 टाइम बनता है, मगर उसका इतना मज़ा नहीं आता। और फिर ये जो शवारमा और बर्गर है, ये घर में तो नहीं बनता ना जी, फिर ये तो बाज़ार से ही लेने पड़ते हैं ना जी। डार्लिंग, ये बाज़ारी खाने बिल्कुल बीमारी है। किसी को क्या पता कि किस तेल में बनते हैं और कैसे अज्जा हैं इनमें। लेकिन डार साहब इनमें कमाल का जायका होता है। तो क्यों होता है फिर? तो इसीलिए तो भाई तेरे जैसे लोग इन चीज़ों को ही पसंद करते हैं, चाहे इसमें कुछ हो या ना हो, जायका अच्छा होना चाहिए। कई दफ़े सुना होगा तूने कि यार अच्छा भला आदमी था, कैसे फौत हो गया। तो उसकी वजह भी यही होती है, पता नहीं बाज़ार से क्या अल्लम गल्लम खा लेते हैं। अच्छा जी, तो अगर बंदे को भूख लगे तो फिर वो क्या करे है? तो भाई अपने घर से खाए जहाँ पे अच्छा साफ सुथरा खाना बनता है, और अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाए तो जगह देखकर खाना चाहिए कि जहाँ पे कोई ऐसी मिलावटी चीज़ नहीं होगी खाने में। और डार साहब इतनी दुनिया बाजारी खाने खाती है, उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ। होता है, बहुत कुछ होता है। ज़रा अस्पतालों में तो जाके देखो कि बाजारी खाना खाने वालों के मैदों का क्या हाल है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग बाज नहीं आते, और जब से तो ये ऑनलाइन खाना आ जाता है ना, तो लोगों ने घर में पकाना छोड़ दिया हुआ है। लो जी, ये तो आपने ठीक कहा। मेरी फूफी का अगर बस चले ना तो किचन को ताला ही लगा दे। उसने क्या करना होता है, सिर्फ टेलीफोन उठाना होता है और ऑनलाइन कोई ना कोई चीज़ मंगानी होती है। हर चीज़ ऑनलाइन ऐसे करके मंगाती है, मैं आपको बता नहीं सकता। अब तो ये हो गया है कि ऑनलाइन खाना मंगवाने के साथ साथ ऑनलाइन हाजमे की गोलियां भी मंगा लेती है। यार हम किधर चल पड़े हैं? हाजमे की गोलियां, बाहर के खाने और मैदे खराब। अब घर में अगर देखा जाए तो ऐसा साफ सुथरा खाना पकता है, मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हमें वो पसंद नहीं आता ना। और फिर ऊपर से हम कहते हैं यार क्या करें, गुजारा नहीं होता। और डार्लिंग, जब हम सारे पैसे बाजारी खानों और फजूल खर्ची पे ख़त्म कर लेंगे तो गुजारा कैसे होगा? डार साहब मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती कि अगर ये बाजारी खाने इतने मुज़िर हैं तो इनको कोई चेक नहीं करता। भाई होता है, होता क्यों नहीं है? बहुत सारी जगहों पे तुमने सुना होगा कि फूड अथॉरिटी ने छापा मारा और नाकिस खाना जो था उन्होंने ज़ाया कर दिया। लेकिन ये सारा काम महकमों ने तो नहीं करना ना, हमें खुद भी करना चाहिए कोई ध्यान। और ये जो तुम कह रहे हो ना कि ये शवारमा और ये बर्गर और ये पिज़्ज़ा घर में तैयार नहीं होता, भाई बाज़ार की हर चीज़ जो है वो घर में तैयार हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि खरबूजा, तरबूज, अनार, सेब, ये मेरा मतलब है बाज़ार से नहीं खरीदने चाहिए, घर पे तैयार करने चाहिए। मैं फलों की बात नहीं कर रहा। अगर घर में गुंजाइश मौजूद है तो ये फल भी घर में लगाने चाहिए। और एक बात और बता दूं, ये बाज़ारी खानों की वजह से सिर्फ मैदा ख़राब नहीं होता, इसमें जिगर भी होता है ख़राब, इसमें कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर साहब आप मुझे बिल्कुल खौफज़दा कर रहे हैं। वैसे इसका एक फ़ायदा भी हुआ है जो आपने कहा है। क्या फ़ायदा हुआ? मैं जब ऐसे खौफज़दा होता हूँ ना तो आपकी बातें सुन के मेरा मैदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, हर चीज़ हजम कर लेता है। हाजमा तो ठीक हो गया, लेकिन इसको ख़राब होने से बचाओ और घर का साफ सुथरा खाना खाओ। डोंट वरी डॉक्टर साहब, आइंदा से बाजारी खाने बंद और हर चीज़ घर से खाएंगे बना के। अगर आप इजाज़त दें तो ये अपना जुगनी में पेश करूं? हाँ क्यों नहीं। और मुझे यकीन है कि जब तेरी जुगनी सुनेंगे ना तो दूसरे लोग भी इस पे अमल करेंगे। क्यों नहीं अमल करेंगे जी? आओ भाई आके डांसो। ऑल वर्ल्ड सरकार, BTV दे
तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं डार्लिंग आज के मेहमान के साथ क्या बातें कर रहा है। नाजरीन, आज मेरे यहाँ एक होनहार आर्टिस्ट मौजूद हैं जो गाती भी हैं और कहीं जॉब भी करती हैं। तो आइए बात करते हैं सायरा ताहिर से। सायरा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे टेलीफोन पे मेरे शो में आ गई। सर, इट्स ऑनरेबल फॉर मी एंड थैंक यू सो मच। पीटीवी तो हमेशा से घर है और घर में जब बार बार किसी को बुलाया जाता है तो अच्छा लगता है कि घर वालों ने याद रखा हुआ है। एंड थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके रूबरू होके कुछ कह सकूं और कुछ गा सकूं। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा। ज़रा ये बताइए कि आप कहीं जॉब करते हो या सिर्फ गाते हो? जी, मैं गाती भी हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं प्रोग्रामिंग ऑफिसर हूँ। हाँ, तो म्यूज़िक से रिलेटेड ही मेरी जॉब है और मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि मैंने पढ़ा भी म्यूज़िक, पैशन भी म्यूज़िक और प्रोफेशन भी म्यूज़िक। तो गवर्नमेंट कॉलेज तो माशाल्लाह 160 बरस का हो गया है, तो आप तो अभी 60 की भी नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे भी होना है और मुझे मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहीं पे 60 की होकर रिटायर हो जाऊँ। तो ये ज़रा फरमाइए कि ये आपने यानी ये म्यूज़िक अपना सब्जेक्ट क्यों चुना पढ़ने के लिए? आसान था इसलिए? हाँ बिल्कुल आसान था, लेकिन मुझे लगता नहीं था। मैट्रिक जब मैंने किया तो उसके बाद मुझे मेडिकल में मैंने एडमिशन लिया। लेकिन मेडिकल में एडमिशन लेने के बाद मुझे लगा कि ये सूटेबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बाय बर्थ नेचुरली आर्टिस्ट था जहन, तो वो प्रैक्टिकल जो से साइंस के और वो चीज़ें मेडिकल को लेके तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कुछ अरसे बाद उसको क्विट कर दिया और फिर मैंने सिंपल FA किया और फिर ग्रेजुएशन। तो उस दौरान जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉम्पिटिशन्स होते रहे वो मैं विन करती रही। फिर PTV से भी काफ़ी टाइम से बचपन से वाबस्ता थी, प्रोग्राम चलते थे, आते थे। तो बस फिर आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने ये डिसाइड किया कि जब देखा मैंने कि मैं और कुछ नहीं कर सकती, मुझसे कुछ और होगा नहीं, तो फिर मैंने इरादा किया कि मुझे स्टडी भी म्यूज़िक में करनी चाहिए। और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने ग्रेजुएशन में म्यूज़िक में पेपर दिया, मैंने टॉप किया पूरे पंजाब में, और उसी की बेस पे फिर मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में MA में दाखिला मिल गया। तो ये जो आप ग्रेजुएशन करते हो मौसीकी में जी, इसमें क्या कोई राग होते हैं या सिर्फ लिखना होता है? नहीं, इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो कितने राग आ जाएं तो आदमी ग्रेजुएट होता है? राग तो वो आपके सिलेबस में है, 10 ठाठ के कुछ 2-2 राग हैं जो आपको करने पड़ते हैं। अच्छा। और कुछ 3-4 तालें हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, वो पेपर में आपने करनी होती हैं। और जो मास्टर्स की डिग्री है वो तो बहुत ज़्यादा लेंथी है सिलेबस, उसमें आपको ईस्ट वेस्ट दोनों का म्यूज़िक पढ़ाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल। और मेरा जो प्रैक्टिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ वो इसलिए हुआ कि मैंने मास्टर्स में जो थीसिस था वो मैडम नूरजहाँ पे किया। अच्छा। तो उसमें मुझे प्रैक्टिकल 70% प्रैक्टिकल करना पड़ा और 30% मैंने थ्योरी की। तो इस तरह फिर मैंने म्यूज़िक को जो है वो आगे लेके। तो जितना आपने मौसीकी को पढ़ा है, क्या इतना आपने इसको करके देखा है कि ये वाकई फ़ायदेमंद है? जी बिल्कुल। अच्छा। बहुत फ़ायदेमंद है और मुझे लगता है कि मैंने जितना पढ़ा है और जितनी मेहनत मैंने की है और अभी भी मैं कर रही हूँ, तो ये तो एक ऐसा आर्ट है कि वो ये आपको निखारता ही है। क्योंकि ढेर सारे गाने वाले हैं और गाने वालियाँ भी बहुत हैं जी। तो इस दौर में जबकि बड़ी मकबूल गाने वालियाँ मौजूद हैं, तो क्या आप समझते हो कि कामयाबी आपका साथ देगी? इंशाल्लाह डेफिनेटली देगी। वो इसलिए कि आप अपना एक आपका स्टाइल होता है, आपकी वॉइस क्वालिटी होती है, आपको पता होता है कि आप क्या गा सकते हैं और आप किस तरह आगे आ सकते हैं। तो थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं भी चीज़ें होती हैं, लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि मुझे बहुत जल्दी फेमस होने के लिए या किसी दूसरे का स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना। मैं जैसी हूँ, मेरी जो खासियत है या जो जॉनरा मैं गाती हूँ, मैं उसी में रह के अपने आप को जो है वो मनवाऊँगी। तो ये कभी नहीं सोचा आपने कि गाने के साथ साथ आप मॉडलिंग करो? या मॉडलिंग नहीं, ऐसे कभी शौक ही नहीं रहा। अपने गानों में 1-2 गानों में मैंने खुद एज अ सिंगर परफॉर्म किया है। हाँ। तो क्योंकि PTV से बड़ा बचपन से वाबस्तगी रही है और बड़े दफ़ा ड्रामास की और भी बड़ी ऑफ़र हुई, लेकिन मुझे शौक ही नहीं था। मुझे लगता था मैं सिर्फ एक अच्छी सिंगर बन सकती हूँ और कुछ नहीं बन सकती। नहीं, मगर ये है कि जो आर्टिस्ट हैं, जो अदाकार हैं,
जो जो थोड़ी थोड़ी मौसीकी भी जानते हैं जी जी वो उस इल्म के साथ साथ बेहतर अदाकार हैं। जी, ऐसे ही है। यानी उस रिदम की है जो आपको अल्लाह ने यानी नब्ज की सूरत में दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब से शुरू हुआ था, जब आपकी पल्स चलती है ऐसे ही है। तो आप कभी ये तो ट्राई करके देखो। गाना तो ठीक है, बहुत दुनिया मेरा मतलब है आपको पसंद करती होगी। मैं तो आई डू माई बेस्ट और मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। ऑफर्स तो मुझे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पता नहीं क्यों बस मुझे लगता है कि जो मेरा एक संगीत के साथ जो इश्क है ना, मैं और किसी इश्क को या किसी और काम को टाइम नहीं दे सकती। तो रेडियो पे गाया कभी आपने? जी, रेडियो पे मैंने आज़म खान साहब के साथ बड़े प्रोग्राम्स हमने किए और बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशंस उन्होंने गवाई। फिर उसके अलावा FM 95 पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। फिर एज ए प्रेजेंटर भी मैंने काम किया। तो शुक्र अल्लाह का कि अलहमरा PTV बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जिसमें आई एम सेटिस्फाइड अबाउट माई वर्क कि मैंने जितना काम किया अच्छा किया। तो ये गाने का फैसला आप खुद का है? आपका खुद का है। अच्छा, क्योंकि वालदा आपकी तो माशाल्लाह कभी नहीं गाई, वो तो अदाकारी में ही रही सारी जिंदगी। अब भी अल्लाह उनको सलामत रखे, अभी भी वो माशाल्लाह सेहतमंद है। आमीन। तो ये माँ की मुखालफत क्यों कर रही हो फनी एतबार से? नहीं, माँ की मुखालफत नहीं है, बेसिकली ये माँ का ही कहीं का अंदर का सिंगर था। अच्छा। एक्टर तो मुझे लगता है शायद वो टाइम से या कुछ हालात ऐसे थे हो गई, अदरवाइज जो उनके अंदर का इश्क है वो मैंने पूरा कर दिया। अच्छा, ये हमने कभी सुना? ये उनके अंदर का इश्क था और ये वो इश्क था जो उन्होंने कभी मुझे रूबरू होके बताया नहीं था। लेकिन मैंने बहुत बचपन से जो उनके बेडरूम में और उनके TV लॉन्च में जो डेक पे कैसेट्स पे जो तरन्नुम सुना और जो चीज़ें सुनी, मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि उनको म्यूज़िक से प्यार है। और उन्होंने वही शायद मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो चीज़ वो देखना चाह रही थी और मेरे साथ उन्होंने बिल्कुल मुखालफत नहीं की। ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि आप बच्चों को कुछ माँ बाप कुछ और बनाना चाह रहे होते हैं। हाँ। और बच्चों का कुछ और मूड होता है, लेकिन मैं शुक्रगुजारी का जितना भी सजदा करूँ वो कम है कि उन्होंने मुझे हर कदम पे मुझे गाइड किया, मुझे साथ लेके चली। बहुत सारी मुखालफतें उन्होंने फ़ेस की, हालांकि वो ख़ुद आर्टिस्ट हैं, लेकिन मेरे लिए उन्होंने जो जंग लड़ी है वो मुझे लगता है कि वाकई वो एक ऐसी जंग है जिसमें वो अकेली जीती हैं। और अब मैंने जो काम किया है या जिस तरह मैं सामने आई हूँ, उनकी जीत है ज़िंदगी की। तो ज़्यादा कंफर्ट कहाँ आप महसूस करते हो, टेलीविज़न पे करते हो या रेडियो पे करते हो? दोनों पे। रेडियो पे ज़रा इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सिंगर का ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो माइक के साथ होता है, तो माइक के साथ खेलना, बात करना, बोलना बड़ा अच्छा लगता है। तो लाइव शोज़ कैसे लगते हैं? लाइव शोज़ ही अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि मैंने कभी भी जो है वो बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने कहीं प्रोग्राम में ऐसा कुछ लिपसिंग की हो या रिकॉर्डेड कुछ ऐसा हो। मैं लाइव प्रोग्राम जो करती हूँ, रेडियो पे भी मैंने 2 घंटे की लाइव ट्रांसमिशंस होस्ट की हुई हैं, लेकिन जो लाइव गाना है ना उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-3 घंटे लाइव आराम से गा सकती हूँ और मैं एंजॉय करती हूँ अपने काम। कहीं बाहर नहीं गए हो किसी मुल्क? नहीं, मैं गई, हमसाया मुल्क भी गई, नेपाल गई, बांग्लादेश गई। अच्छा। और चीन गई। कैसा सुनते हैं लोग वहाँ पे? बहुत अच्छा सुनते हैं। चीन में बहुत अच्छा सुनते हैं, नेपाल में बहुत अच्छा सुनते हैं। नेपाल तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और आपको इतना वो अप्रिशिएट करते हैं और आप हमारे पंजाबी म्यूज़िक को, पंजाबी कल्चर को वो लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छी जगह। कहाँ गए नेपाल में? काठमांडू यूनिवर्सिटी। अच्छा, काठमांडू। हाँ, तो मतलब है एमेच्योर जितने भी होते हैं शौकिया फनकार, जी जी, उनके यहाँ कहीं परफॉर्म किया आप? जी जी, ऐसे ही। हाँ, कोई ऐसा यानी पब्लिक शो नहीं किया होगा? नहीं, वो हमारा काठमांडू का हमारा एक टूर था। हाँ। उसमें हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे और उसमें हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी म्यूज़िक की, तो वहाँ पे फिर हमारी जो है वो परफॉर्मेंस। जैसे तलबा और तालबाज जाते हैं जी जी, बिल्कुल ऐसे। जी जी। तो ज़्यादा यानी आपको मैडम नूरजहाँ के अलावा भी कोई अच्छा लगता है? हाँ, मैडम नूरजहाँ तो वैसे ही रूहानी उस्ताद हैं और बहुत मैंने उनको सुना है, लेकिन उनके अलावा मैडम ज़ुबैदा खानम जो हैं उनके साथ तो मैंने प्रोग्राम भी किया पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद में, और उन्होंने मुझे इस तरह सामने बैठ के सुना, तो उनके गाने जो हैं वो बहुत, बल्कि मैंने जो अपने पंजाबी का जो तलफ़्फ़ुज़ ठीक किया, जो पंजाबी गाना सीखा, वो मैंने मैडम ज़ुबैदा खानम के गानों से सीखा। अच्छा, ये आप यानी वाकई समझते हो कि गाने में तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ज़्यादा दखल होता है? दखल होता क्या है, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के बगैर गाना होता ही नहीं है। ये रेडियो सिखाता है या टीवी सिखाता है? रेडियो सिखाता है या कोई और ऐसा? रेडियो सिखाता है और मैं समझती हूँ रेडियो सिखाता है और मैं समझती हूँ आपकी तरबियत में भी ये चीज़ शामिल होती है। जब तक आप अच्छा लफ्ज़ डिलीवर नहीं करते, आप उस लफ्ज़ की फ़ील नहीं अगले तक पहुँचा पाते, आपका गाना ज़ीरो है। तो बगैर साज के आप गाते हो कभी? जी बिल्कुल।
अकेले जब होते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। तो यूं समझो कि आप इस वक्त अकेले हो। ठीक है। मैं तो यानी मौजूद नहीं हूँ, समझे आप? नहीं, आप बिल्कुल मौजूद हैं और मुझे बड़ा फ़ख्र है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप के सामने बैठ के मुझे गाने का मौका मिल तो रहा है। ये ज़रा सुनवाएं कोई ऐसी जो आपने जहन में रखी हो कि जी, मैं एक गज़ल गज़ल होगी है तो मैडम नूर जहाँ की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और उसको मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। हाँ ना मिला कर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। तो कभी काफ़ी गाई आपने हाँ बिल्कुल, सूफ़ी। या सिर्फ पीते हो आप? नहीं, काफ़ी को खाया भी है और पिया भी है। नहीं तो काफ़ी सुनी आपने, किसकी बेहतर सुनी आपने काफ़ी? हाँ, मैंने असद अमानत साहब की बहुत अच्छी, जो वो गाते हैं उमरा लंगियाँ पब्बा पार। नहीं, ज़्यादा परवीन नहीं सुनी आपने? नहीं, ज़ायदा परवीन भी सुनी, शायदा परवीन भी बहुत सुना। शायदा भी गीत की काफ़ी गाती रही सारी बिल्कुल। ज़िंदगी, मगर जैसी ज़्यादा बीबी ने गाई वैसी काफ़ी किसी ने नहीं गाई। इतनी गाड़ी काफ़ी मैंने तो नहीं सुनी। माशाल्लाह बहुत ऐसे ही है। आखिरी। देखिए, आप उसके पीछे उनकी रियाजत और वो टाइम और प्रैक्टिस भी देखें ना। अब तो आप, सॉरी टू से, मैं भी उसी दौर में जा रही हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को हमेशा माइनस रखती हूँ कि अब तो आप कंप्यूटर में एक क्लिक लगाएं और आप सिंगर बन जाते हैं। ये क्या यानी आप महसूस करते हो कि कंप्यूटर ही बेहतर साथी है गाने वाले का? डार्लिंग जी, मुझे लगता है कि आजकल के दौर में जो है ना, वो ज़रूरी हो गया कि कंप्यूटर वाला सिंगर ही चल रहा है। मैंने जितने नामवर सिंगर गिने जाते हैं ना जी जी, इस दौर में, उनको यानी सुना है, जिंदा भी सुना है, तो जिंदा ऐसे नहीं है जैसे रिकॉर्ड में अच्छे लगते हैं। जी जी, बिल्कुल तो ऐसे वो खान साहब ट्विटर खान जो हैं वो बहुत मदद करते हैं उनकी, ऐसे ही है। मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें ना, अब उस दौर की जो 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की जो रियाजतें थी, अब तो लोग हारमोनियम के पास जाना पसंद नहीं करते। अब तो लोगों को पता है हम 5 घंटे के बाद जाके माइक पे खड़े होंगे, आ कह के आएंगे, उस में जहाँ वेव्स होंगी, जहाँ कुछ ख़राबी होगी, कंप्यूटर खुलेगा और हम ठीक हो जाएंगे और शाम को वोकल होके हमारे पास आ जाएगा। तो आप क्या अपने साथी फनकारों को या अपने जो हम असर हैं उनको यही मशवरा दोगे कि बजाय इसके कि किसी खान साहब के पास बैठ के शागिर्दी करके गंडा बांध के ये सीखो, या कंप्यूटर ही ले लो कोई अच्छा सा? नहीं, मैं तो बिल्कुल यही कहूँगी कि म्यूज़िक तो ऐसी आर्ट की फॉर्म है कि आप इसमें जितना सीखते जाएंगे, जितना साथ साथ इसको लेके चलेंगे तो ही आपको आएगा। अदरवाइज़ ये तो ऐसा समंदर है कि इसमें डूबने के ज़्यादा ख़तरा भी है और ख़दशा भी है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, जब तक आप इसको करेंगे नहीं, तो मेरे नहीं ख्याल से फिर यही होता है, जैसे ट्यूनर वाले सिंगर्स आ रहे हैं वैसे जा भी रहे हैं, तो जो चस वाला या चाशनी वाला काम है ना, वो फिर नहीं रहता। तो मशीनी सिंगर्स जो हैं उनको आप पसंद नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करती बिल्कुल। और मैं ख़ुद भी अपने आप, मैं प्रेफर भी नहीं करती उन लोगों को कि जो लोग लाइव, आप किसी को एक लाइन सुनाने के अगर आप काबिल नहीं हैं और आप कंप्यूटर पे बने बनाए सिंगर अगर आप आ गए हैं, तो मैं नहीं मानती। तो रियाज करते हो आप? जी बिल्कुल, प्रैक्टिस करती हूँ। कितनी देर? 1 घंटा नॉर्मल रूटीन, 1.5 घंटे की, लेकिन अब जब से जॉब तानपुरे के साथ करते हो? नहीं, हारमोनियम के साथ। हारमोनियम के साथ खुद आप? जी जी, खुद प्ले करती हूँ। खुद प्ले करते हो? अच्छा, तो कोई नाजरीन को सुनाएं आप कोई आइटम ऐसा? जी बिल्कुल, रूना लैला जी का एक गाना है, वो मैं
अपने नाज़रीन को सुनाऊंगी, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। जी। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आप जो यानी गाते हो, कोई एल्बम भी आप रिलीज कर रहे हो या नहीं कर रहे? बिल्कुल, मैंने अपने 2 सॉन्ग्स किए हैं, उसमें एक सूफ़ी कलाम किया है। हाँ। और एक पंजाबी और गाना है, तो उसको हम दोनों का वीडियो आप प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हम जल्दी उसको शूट करके ऑनर करेंगे और उसको ऑफिशियली एल्बम जो है वो मैं उसको लॉन्च करूँगी। तो सूफ़ी कलाम जो आपने यानी रिकॉर्ड कर लिया? जी कर लिया। तो किसने कंपोज किया ये? कंपोजिशन मुजना चीज़ की है। उसको राग गेमर में मैं ऐसे ही एक स्केल में प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ। तो हमारे बड़े अच्छे हैं बाबा जी, जिन्होंने ये काफ़ी लिखी थी, उनकी बुक की थी, बाबा साईं उनका नाम था। अच्छा। अब उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी बुक में से मुझे वो मिली काफ़ी, तो मैं ऐसे ही अपने एक उसमें प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैंने उसको कंपोज़ कर लिया, तो वो बड़ी अच्छी हो गई। फिर वो मैंने अपने टीचर्स को सुनाई, तो उन्होंने कहा कि आप इसको गाओ, ये बड़ा अच्छा हो गया है, कंपोजिशन अच्छी हो गई है, इसको आप रिकॉर्ड करो। तो फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया। अब इंशाल्लाह उसका हम वीडियो जो है वो कैसे हुई वो, दिखाना जरा वो, जी हमें भी सिखाओ आप। जी। मैनू रांझण मस्त बहार नी, मैनू रांझण
मस्त बहार नी। बस यहाँ तक ही हैरान। ये स्थाई मैंने सुनाई आपको। अच्छा। और आगे अंतरे हैं, 3-4 अंतरे हैं उसके। अच्छा। तो वो इंशाल्लाह अब हम उसका प्लान कर रहे हैं, वीडियो करेंगे और आपको ज़रूर जल्दी देखने को मिलेगा। मगर रिकॉर्ड कर चुके हैं? हाँ, ऑडियो रिकॉर्ड कर तो चुके हैं। दूसरा भी कर लिया हुआ है? हाँ, दूसरे वो हमारे पंजाबी टप्पे हैं। अच्छा। तो पहले मैंने वो अहमद नवाज़ के साथ किए, अब एक और हमारे बड़े अच्छे सिंगर हैं जैन, उनके साथ मैंने किया। तो ये हम दोनों इकट्ठे जो हैं इनको हम रिलीज़ करेंगे। अच्छा, वही टप्पे जो जी माइये टप्पे, ये माइये होते हैं जी, पंजाबी जी, में। जी। कैसे करके होते हैं मुझे तो खैर अभी नहीं याद। कोठे ते आ माया, कोठे ते आ माया, मिलना ते मिल माया, नहीं ते खसमां नू खा माया। मिलना ते मिल माया, नहीं ते खसमां नू खा माया। आलू मटर पकाए होए ने, आलू मटर पकाए होए ने, साडे कोलों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए ने। साडे कोलों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए ने। वाह जी वाह, अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप जल्दी इसको रिकॉर्ड करो और अपना हम भी देखें फिर। जी जी तो नाज़रीन इंतज़ार कर रहे होंगे एक और आइटम के लिए। जी, थैंक यू। दिल दिया लगियां जाने ना, मेरा प्यार पछाणे ना, कमलानी मेरा ढोलन माही, कमलानी मेरा ढोलन माही। दिल दिया लगियां जाने ना, मेरा प्यार पछाणे ना, कमलानी मेरा ढोलन माही, कमलानी मेरा ढोलन माही। दिल दिया लगियां जाने ना। कजला पाया नैण सजाए, कजला पाया नैण सजाए, जुल्फां दे विच कुंडल पाए, सिर तो पैरां तੀਕਰ सज के चल माही दे सामने आए। जाने पावे जाने ना आए, मेरा प्यार पछाणे ना, कमलानी मेरा ढोलन माही, कमलानी मेरा ढोलन माही। दिल दिया लगियां जाने ना। कमले नू समझावे कोई, कमले नू समझावे कोई, दिल दा रोग भी लावे कोई। जिन्नियां ने सानू लाया, एदे दिल नू लावे कोई। हाले कदरां जाने ना, मेरा प्यार पछाणे ना, कमलानी मेरा ढोलन माही, कमलानी मेरा ढोलन माही। दिल दिया लगियां जाने ना। मेरे दिल विच प्यार जगा के, मेरे दिल विच प्यार जगा के, टुर पए कन्नी कतरा के। मुड़ मुड़ के भी क्यों तकना है, नहीं जाना ते सामने आ जा। पावे जाने जाने ना, मेरा प्यार पछाणे ना, कमलानी मेरा ढोलन
सायरा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मोहब्बत कि आपने पीटीवी के लिए वक्त निकाला अपनी सारी मसरूफियात के बावजूद। थैंक यू। आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। आइए डार्लिंग से याद माजी के बारे में पूछते हैं। डार्लिंग ज़रा ये तो बताओ कि जब तू एक दिन बच्चा था तो उस ज़माने में गर्मियाँ कैसी होती थी? एसी वगैरह तो नहीं होते होंगे, जब कूलर या मतलब कैसे गुजारा होता था? सिर्फ पंखे होते थे, हाथ वाले होते थे या बिजली वाले भी होते थे? वो नहीं जी डा साहब, हमारे बचपन में तो मेरा मतलब हम तो गरीब आदमी हैं, और वैसे भी आम तौर पे जब एसी तो बना ही नहीं हुआ था। नहीं जी, लोग ज़्यादा मतलब है वो हाथ वाले पंखे, और वो एक पूरे कमरे में पंखा लगाया होता था वो कपड़े का लंबा सा, वो चलता है अपना रस्सियों के साथ। वो कोई ना कोई घर का एक फ़र्द थक जाता था तो फिर दूसरा चलाना शुरू होता था, दूसरा थकता था तीसरा चलाना शुरू होता था, ऐसे करके गुजारा होता था। उसके बाद फिर बिजली के पंखे आने शुरू हो गए हमारे इलाके में। ज़रा ये बताओ कि गर्मियों में अक्सर बच्चे इकट्ठे होकर नहर पे चले जाते हैं नहाने के लिए। तुम्हारे करीब कोई नहर थी? कभी नहाए नहर में? हम जाते थे गर्मियों में, मगर ये है कि ज़्यादा नहर पे नहीं जाते थे क्योंकि पानी ज़रा जिधर गहरा हो ना वहाँ पे बच्चे नहीं जाते, तो बड़े लोग जाते थे। तो जब बिजली के पंखे आ गए थे ना जी, तो फिर घरों में अपना छत वाला पंखा लगा होता था और एक मेज़ वाला पंखा होता था, तो वो उससे गुजारा होता था। हम नहर में 3-4 दफ़े गए हैं, मगर वो वहाँ तरबूज खा के आ गए हैं। तरबूज कई लोग साथ लेके जाते थे जो बड़े होते हैं, तो बच्चों को नहाने का ज़रा प्रोग्राम जो था ना वो ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि पानी गहरा था। बच्चों के कद छोटे होते थे, पानी में डूब जाते थे, गोते आते थे। ज़रा ये बताओ कि गर्मियों की छुट्टियों में कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे? नानों के यहाँ चले गए, दादों के यहाँ चले गए, जो अपने अजीज़ हैं, कभी जाते थे उनके घर रहने के लिए? हाँ जी, मैं अपनी नानों के पास जाता था। नानी मेरी जो थी, अल्लाह का फजल था, उनके घर में भैंस भी थी और गांव में उनके पास गाय भी थी और बड़े दूध पिलाती थी हमें। सारी रात काटता रहता था, इतनी मोटी डबल सोल मलाई होती थी। सुबह उठ के वो जब अपना लस्सी रिड़कती थी ना जी, तो उसमें अपना जो मक्खन निकलता था, मक्खन फिर हम डालते थे, रात की रोटी होती थी उसके ऊपर, और साथ लस्सी पीते थे। और जो मलाई होती थी वो तो रात को ही खा लेते थे, काढ़नी के ऊपर से मलाई उतार के खा लेते थे। नानो बहुत खिलाती थी। तो ये जो स्कूल छुट्टियों का काम देता था, कभी मुकम्मल करते थे या? अल्लाह का फजल है, मेरा एक मासी का पुत्र था, वो सब के हम के काम जो थे मुकम्मल कर देता था। हम ज़्यादा नहीं, मेरा मतलब है, काम करते थे। हम घर का काम करते थे, स्कूल का काम वो कर दिया करता था। अच्छा, कभी लू लगी है तुझे गर्मियों में? नहीं नहीं, उन दिनों में लू नहीं होती थी, दरख्त इतने होते थे, लू की क्या जरूरत है कि मेरा मतलब है हमारे घरों में घुस जाए। ये तो अब आजकल है लू चलती है क्योंकि दरख्त कोई नहीं है आले दुआले। एक दरख्त जो है ना डार साहब, वो एक एयर कंडीशन का काम करता है। तो अब तो दरख्त टामे टामे दरख्त है ही नहीं है। बाहर देखो तो सरिया है, बजरी है, सीमेंट है, और अपना बहुत अजीब किस्म के हालात हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, दरख्त है ही कोई नहीं, इसलिए लू तो लगती है ना जी। उस ज़माने में नहीं होती थी लू। ज़रा ये बता कि लोग छतों पे सोते थे या कमरों में? क्या इंतज़ामात होते थे गर्मियों में? लोग कमरों में तो नहीं सोते थे, ज़्यादा तो लोग बाहर सोते थे, खुले मैदान में, खुली जगह पे, जैसे अपना गलियों में सोते थे। अपने मकानों से बाहर निकल के गली मोहल्ले में सोते थे, लड़कियां लड़के, औरतें मर्द। अल्लाह का ये फजल है, ना कोई चोरी होती थी, ना कोई बदतमीज़ी होती थी। इसी तरह ही जैसे मतलब एक घर के सारे जो हैं वो गलियों में, हम भी सोए हुए हैं, नाल वाले भी सोए हुए हैं, उसके साथ वाले भी सोए हुए हैं, इधर वाले भी, गलियों में लोग सोते थे या कोठियों के ऊपर सोते थे। ये जो कोठे हैं ना, 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल, वो 4, 5, 6 बजे जब सूरज डूबने वाला होता था तो ऊपर तरका करते थे, पानी का छिड़काव करते थे, सारे कोठे के ऊपर छिड़काव होता था। फिर वो पंखा लगाते थे जो मेज़ के ऊपर होता है, टेबल फैन, वो चलता था, वो फिर उस पानी को ठंडा करता था, और वो छत जो थी गर्म की, सारा दिन जो गर्म हो जाती है वो ठंडी हो जाती, लगता था ऐसे जैसे अब नहीं एयर कंडीशन में जो मज़ा आता, इस तरह वो छिड़काव वाले कोठे पे पंखे के साथ सोना और ताज़ा हवा में सोना, वो कोई कमाल की चीज़ थी। अब तो आजकल तो रिवाज ही नहीं। तो आज तो कोई ना गली में सो सकता है,
ना कोई दरवाज़ा खोल के सो सकता है तो ना कोठे पे सो सकता है। आजकल तो मशीनी दौर है डार साहब, क्या बताऊं, एसी लगे हुए हैं, आले दुआले कूलर आ गए हैं, बहुत अजीब हालात हो गए। अब वो पंखा नहीं है जो अपना कमरे में लगा होता था और रस्सियों के साथ चलता था, एक आदमी थक गया तो दूसरा चला रहा है, दूसरा थक गया तो तीसरा चला रहा है। आजकल तो बस बिजली आ जाए तो अल्लाह का फजल है। और एक बात और बता दूं, ये जो माशकी नहीं होते जो मश्क पूरी भर के लाते हैं पानी और पानी छिड़काते हैं, वो भी होते थे बड़े, बहुत पानी छिड़काते। आज तो किसी को पता भी नहीं होगा माशकी क्या होता है। माशकी वो होता है जो मश्क उठा के पानी आपको देता है ताज़ा और साफ सुथरा, आप पी भी सकते हैं उसको और वो पूरे मोहल्ले में छिड़का भी देते थे। तो लीजिए नाजरीन, बढ़ते हैं कसौटी की जानिब। आज की कसौटी है ये, ले बे डार्लिंग, तेरा वक्त शुरू हो गया, बता। शुक्र है या अल्लाह, डॉक्टर साहब के मुंह से नहीं निकल गया कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है अब। भाई कसौटी की तरफ तवज्जो दो। अच्छा ज़रा बताएं कि ये जिंदा चीज़ है? बिल्कुल जिंदा और परिंदा। परिंदा यानी उड़ने वाली चीज़। बहुत अच्छा हुआ कि आपने बता दिया। डार्लिंग, जिस चीज़ का मैं पूछ रहा हूँ ना, उसके पर तो हैं लेकिन ज़्यादा उड़ने से महरूम है। ये क्या बात हुई? पर तो परिंदों के होते हैं और वो उड़ते भी हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा ये बता दें कि ये खाने वाली चीज़ है, क्या खाया जा सकता है इसको या नहीं? बिल्कुल खाया जा सकता है, शौकीन लोग तो बड़े शौक से खाते हैं। वेरी गुड, यानी खाया भी जा सकता है और पर भी हैं इसके। ये बताएं कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं ये अंडे देती है या बच्चे? ये जिसका मैं पूछ रहा हूँ ये अंडे देते हैं। अंडे, हाँ वेरी गुड, कुछ कुछ करीब आता जा रहा हूँ मैं। ज़रा ये फरमाइए डार साहब बहादुर कि ये जो आप पूछ रहे हैं इसको बिरयानी में डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाली जा सकती है, और इस रमज़ान में तो बड़े मुखय्यर हजरात ने बिरयानी में डाल के बहुत सारे लोगों में तकसीम भी की वो बिरयानी। ज़ाहिरी बात है बिरयानी में तो ये चीज़ शामिल होती है ना। मैं आपको ज़रा जवाब दे दूँ। बिस्मिल्लाह, मैं तो हमतन गोश हूँ। कौन सा खरगोश? भाई खरगोश नहीं, हमतन गोश, यानी पूरी तवज्जो से सुन रहा। ओके, आपने मुर्गा या मुर्गी पूछा है। आधा जवाब तेरा दुरुस्त है मगर मुझे पूरा जवाब चाहिए। वो आधा कैसे डार साहब, मैंने बता तो दिया है कि मुर्ग या मुर्गी। कौन सा मुर्ग? हैं जी, मुर्ग की भी किस्में होती हैं। अच्छा अच्छा, मैंने देसी मुर्गा पूछा है। देसी मुर्ग या वलैती मुर्ग, इस कसौटी का जवाब नहीं। ये भी कोई बात है डार साहब? आप देखो ना, देसी मुर्ग वलैती मुर्ग, अब मैं तीसरा मुर्ग कहाँ से ढूंढूं भाई? हैं भाई, कोई ढंग का सवाल करेगा ना तो कसौटी बूझ जाएगा। गौर करो और कोई अहम सवाल पूछो। मुर्ग तो तूने बूझ लिया है। अच्छा चलें, जो मुर्ग आप पूछ रहे हैं ये मुर्गे बिस्मिल का तो नहीं पूछ रहे आप? जवाब तो मुझे तेरा बेहतर लग रहा है, मगर मुर्गे बिस्मिल का मतलब जानते हो? ओ नहीं जी, बिस्मिल के मुर्ग को मुर्गे बिस्मिल कहते हैं। नहीं डार्लिंग, मुर्गे बिस्मिल उसको कहते हैं जो मुर्ग ज़िबा होने के बाद तड़पता है। लेकिन तुम्हारा ये जवाब भी गलत है। वो डार साहब, जब मुर्ग है अंडे भी देता है, बिरयानी में भी पड़ता है, तो फिर मसला क्या है? ओ, आपने कहीं शुतुरमुर्ग का तो नहीं पूछा? वाह भाई वाह, आज तो छक्का लग गया तेरा, बल्कि तुक्का लग गया तेरा। है जवाब सही है। जवाब तो दुरुस्त है डार साहब, मगर आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, ये तो बताएं ये मुर्ग अंडे कब से देने लग गया? नुक्ता तेरा बहुत अच्छा है। शुतुरमुर्ग की जो मादा होती है वो अंडे देती है। वैसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाहिर तो यही होता है ना कि ये मुर्ग है। हाँ यार, शुतुरमुर्ग की मादा को शुतुरमुर्गी क्यों नहीं कहते हैं? नाज़रीन आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। तो आइए ख़वातीन व हज़रात, देखते हैं डार्लिंग का इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। बोल सावल
खाना, अपना आप बचाओ।